वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे समुद्रगुप्त गुप्त सम्राट जो था उसके बारे में। बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर है, उसमें हम आज चर्चा करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गुप्त साम्राज्य कब से शुरुआत हुई। मौर्य साम्राज्य हमने पढ़ा, मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद दीर्घ काल तक भारत एक शासन सूत्र के अंतर्गत नहीं आ सका। कुषाणों और सातवाहनों ने इसमें कुछ स्थिरता लाने का प्रयास किया, किंतु वो उत्तर और दक्षिण भारत तक ही सीमित रहे। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे और कुषाणों के बाद मध्य भारत का एक बड़ा भाग मुरुंडों के आधिपत्य में आया और उन्होंने 250 ईस्वी तक राज्य किया। तत्पश्चात गुप्त आधिपत्य शुरू हुआ। गुप्तों की उत्पत्ति के विषय में भी विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है। कुछ उन्हें ब्राह्मण जाति से संबंधित मानते हैं और कुछ जो लोग हैं, कुछ इतिहासकार गुप्त वंशीय लोगों को धारण गोत्र का मानते हैं, क्योंकि ये उल्लेख चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने अपने पूना ताम्रपत्र में उल्लेखित किया है। इस गुप्त वंशावली का परिचय हमें अनेक अभिलेखों से प्राप्त होता है, जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, कुमार गुप्त का स्तंभ लेख है, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है। इन सब के आधार पर गुप्तों का जो आदि पुरुष था, जो सर्वप्रथम जो शासक था, उसका नाम श्रीगुप्त था। उसका उत्तराधिकारी और उसका पुत्र घटोत्कच हुआ। परंतु गुप्त वंशावली में सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम मिलता है, जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान की थी। इसी ने इतिहास में एक नए संवत गुप्त संवत चलाने का श्रेय भी चंद्रगुप्त प्रथम को ही दिया जाता है और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त गुप्त वंश में ही सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चांदी के सिक्कों का प्रचलन करवाया था। इसके बाद आता है समुद्रगुप्त, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना, जिसके काल में गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक प्रसार हुआ। हम सबसे पहले इनके जीवन समुद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन के विषय में हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। सिर्फ इतना ही पता चलता है कि उसके पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था और उसकी माता का नाम कुमार देवी था, जो लिच्छवी वंश से संबंध रखती थी। समुद्रगुप्त अपने आप को बड़े गर्व से लिच्छवी दौहित्र कहा करता था। वो एक उच्च कोटि का विद्वान था और इस बात की पुष्टि इलाहाबाद की प्रशस्ति से भी होती है। समुद्रगुप्त गुप्त सम्राटों में कई अर्थों में अद्वितीय था। उसे भारतीय इतिहास का महान सेना नायक, कुशल राजनीतिज्ञ और अजय योद्धा माना गया है। समुद्रगुप्त का आदर्श भारत के प्राचीन क्षत्रियों का परंपरागत आदर्श, दिग्विजय और भारत का राजनीतिक एकीकरण था और इन सब की पुष्टि इलाहाबाद की प्रशस्ति से होती है। दुर्भाग्य से इस प्रशस्ति का पहला कुछ भाग जो नष्ट हो चुका है, परंतु जो बचा हुआ भाग है उसके शब्दों से पता चलता है कि उसने पिता के समय युद्धों में सफलतापूर्वक भाग लिया था। इसके बाद हम जानेंगे कि समुद्रगुप्त की जो जानकारी है, इतिहास को जानने के स्रोत हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले आती है हरिशैन की
प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के शासनकाल की समुद्रगुप्त के उपलब्धियों का विवरण उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से होता है। इस प्रशस्ति को अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर उत्कीर्ण करवाया गया था, जिस पर अशोक के 6 स्तंभ लेख पहले से ही उत्कीर्ण थे और बाद में इस स्तंभ को कौशाम्बी, जो कोसम गांव इलाहाबाद से लगभग 55 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, वहाँ से लाकर इलाहाबाद के किले में खड़ा कर दिया था। इसलिए इसे प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद अभिलेख कहा जाता है। इस प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति क्या है और उसको किसने लिखा या किसके बारे में ये लिखी गई है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये अभिलेख संस्कृत भाषा की चंपू शैली, जो कि गद्य और पद्य दोनों होते हैं, उसमें लिखा हुआ है। इसकी कुछ पंक्तियाँ क्षतिग्रस्त हैं। लेख में कोई तिथि नहीं मिलती, हो सकता है कि क्षतिग्रस्त भाग में वो तिथि रही हो, और लेकिन ये अभिलेख समुद्रगुप्त के जीवन काल का ही है। समुद्रगुप्त के अश्वमेध और 360 ईस्वी के लगभग समुद्रगुप्त की दिग्विजय की समाप्ति के पश्चात और उसके अश्वमेध के अनुष्ठान से पूर्व ये खुदा होगा, क्योंकि अश्वमेध का उसमें उल्लेख नहीं है। समुद्रगुप्त के अश्वमेध की जानकारी उसके सिक्कों से और उसके उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से हमको प्राप्त होती है। इस अभिलेख से समुद्रगुप्त के जीवन और व्यक्तित्व दोनों पर ही प्रकाश पड़ता है। इस प्रशस्ति में उल्लेख आता है कि समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त प्रथम ने भरी सभा में अपना उत्तराधिकारी चुना था। संभवतः वह उसका ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, लेकिन पुत्रों में योग्यतम रहा होगा। ये इस बात की झलक भी प्रशस्ति से मिलती है। और राजगद्दी के इच्छुक दूसरे राजकुमारों को गहरी निराशा हुई होगी। राजदरबार में निश्चित रूप से तनाव का वातावरण उत्पन्न हुआ होगा, और ये संभव है कि समुद्रगुप्त को इस विरोध या विद्रोह का सामना भी करना पड़ा होगा और उसको उत्तराधिकार के लिए कोई युद्ध या विद्रोह का सामना करना पड़ा। ये तो हुई प्रयाग प्रशस्ति। इसके बाद दूसरा है एरन अभिलेख। मध्य भारत में स्थित एरन नामक स्थान से भी गुप्त काल का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। ये लाल बलुआ पत्थर पर उत्कीर्ण है और इससे भी हमें समुद्रगुप्त के शासनकाल की कई घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद है सिक्के। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में कई प्रकार की मुद्राएं प्रचलित की थी, जो उसके चरित्र तथा शासन पर प्रकाश डालती हैं। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों के हाथों में तीर कमान लिए हुए शेर का शिकार करते हुए दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि वो वीर योद्धा और शिकारी था। कुछ मुद्राओं में उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि संगीत प्रेमी था। कुछ सिक्कों में अश्वमेध घोड़े का चित्र है, जिससे सिद्ध होता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। कुछ पर विष्णु का चित्र है, जिससे पता चलता है कि विष्णु का पुजारी था। तो इससे इन सिक्कों से तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक अवस्था का चित्रण प्राप्त होता है। ये थे समुद्रगुप्त के इतिहास को जानने के स्रोत। इसके बाद हम आते हैं समुद्रगुप्त दिग्विजय के बारे में, कि उसने कहाँ कहाँ पर विजय प्राप्त की। समुद्रगुप्त को एक महान विजेता था। 335 ईस्वी में वो जब शासक बना, तब भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। प्रयाग प्रशस्ति में उसके सारे विजयों का उल्लेख आता है। समुद्रगुप्त एक महान विजेता था, उसने विशाल साम्राज्य स्थापित किया। तो सबसे पहले उसने आर्यावर्त पर विजय प्राप्त की। समुद्रगुप्त ने शासक बनने के पश्चात आर्यावर्त के प्रदेशों पर प्रथम बार आक्रमण किया, और उसका कारण था कि जिस समय समुद्रगुप्त पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर रहा था, उसी समय पीछे से अच्युत,
जो संभवतः बरेली का शासक था, और नागसेन जो पद्मावती का शासक था, नामक नाग राजाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। ये दोनों शासक पाटलिपुत्र के शासक कोट कुलज के संबंधी थे, परंतु इस समय समुद्रगुप्त नहीं घबराया और उसने सर्वप्रथम अच्युत और नागसेन को युद्ध में पराजित कर दिया। इसके बाद उसने कोटकुल को परास्त करके पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। पाटलिपुत्र गुप्त राजाओं की राजधानी बन गई और ये एक पाटलिपुत्र की विजय गुप्तों के इतिहास में क्रांतिकारी घटना थी। इलाहाबाद जो प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, उसमें इसका उल्लेख आया है। इसके बाद आते हैं हम आठविक राज्यों पर विजय। आठविक राज्यों पर विजय। इसके बाद समुद्रगुप्त ने विंध्य पर्वत के आसपास के जो जंगली राज्य हैं उनको जीतकर अपना सेवक बना लिया। और इसके लिए लिखा है उसमें परिचारिकीकृत सर्वाट्विक राजस्य। ये उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति के अंतर्गत आया है। तो इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने आठविक राज्यों पर विजय प्राप्त की थी और इस विजय के परिणाम स्वरूप समुद्रगुप्त के दक्षिण पथ का मार्ग खुल गया, क्योंकि आठविक राज्यों में कुछ जंगली जातियां निवास करती थी। संभवतः विंध्य पर्वत, मध्य भारत और उड़ीसा से लगे जंगली प्रदेश आठविक राज्यों के क्षेत्र थे। इसके बाद हम जानेंगे दक्षिणापथ की विजय के बारे में। ये तो थी आर्यावर्त और आठविक राज्यों की विजय। इसके बाद दक्षिण भारत की विजय। उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार करने के पश्चात समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को परास्त किया, जिनमें उसका उल्लेख जो आता है कौशल का महेंद्र, महाकांतार का व्याघ्रराज, कुराल का मंडराज, पृष्ठपुर का महेंद्रगिरी, कोटूर का स्वामी दत्त, एरंडपल का दमन, कांची का विष्णुगोप, अवमुक्त का नीलराज, वेंगी का हस्तिवर्मन, पलक्क का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर और कुस्थलपुर का धनंजय। ये इन नामों का जो उल्लेख है वो प्रयाग प्रशस्ति के अंतर्गत आता है। तो इसमें एरंडपल और देवराष्ट्र ये विशाखापट्टनम जिले के प्रदेश थे और ये जितने भी मैंने अभी बताए आपको, ये सब नरेश पूर्वी, दक्षिण तथा दक्षिण भारत के राजा थे। इस सूची से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त की विजय वाहिनी सेना तमिलनाडु में कांची तक पहुंच गई थी, जहां पल्लवों को उनका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। लेकिन समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के राजाओं के प्रति भिन्न नीति का अनुसरण किया और इसके लिए प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने जो नीति का प्रयोग बताया है वो थी राज ग्रहण मोक्षा अनुग्रह। मतलब ग्रहण यानी विजय, मोक्ष यानी जीत कर भी मुक्त करना, अनुग्रह यानी मुक्ति के पश्चात सम्मानित करना। अर्थात समुद्रगुप्त ने दक्षिण के इन राजाओं को पराजित कर इनके राज्य न छीनकर उन्हीं को वापस लौटा दिए। तो कालिदास ने रघुवंश में इस प्रकार की विजय करने वालों को धर्म विजय की संज्ञा दी गई है। वस्तुतः समुद्रगुप्त ने राजनीतिक दूरदर्शिता और व्यावहारिकता का परिचय दिया और इतने क्योंकि सुदूर प्रांतों में प्रत्यक्ष अधिकार बनाए रखना संभव नहीं था और अपने प्रभामंडल को बनाए रखने के लिए उनको उदारता से कृतज्ञ बना लिया। ये थी उसकी दक्षिण भारत की विजय। अब हम जानेंगे सीमांत राज्यों की विजय के बारे में। सीमांत राज्य और गणराज्यों की जो विजय उसने की थी समुद्रगुप्त की। उत्तरी भारत और दक्षिण भारत और आठविक राज्यों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात इतना सबको भयभीत कर दिया था समुद्रगुप्त ने कि सीमांत राज्यों के नरेश और गणों के शासकों ने उसके भयभीत कर दिया था कि बिना युद्ध के सीमांत प्रदेशों ने उसकी अधीनता स्वीकार
कर ली। वे समुद्रगुप्त के प्रचंड शासन को सभी प्रकार के वार्षिक कर, दान, आज्ञाकरण और प्रणाम आगमन से परितुष्ट रखते थे। इनमें 5 राज्य और 9 गणराज्य थे। ये इस प्रकार से समतट, दवाक, कामरूप, नेपाल और कत्रेपुर, ये तो 5 सीमांत राज्य थे और 9 गणराज्य थे जो थे मालव, अर्जुनायन, योद्धेय, मद्र, आभीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काक और खरपरे। ये सब गणराज्य थे। इसके बाद पड़ोस के जो विदेशी राज्य थे उन्होंने भी समुद्रगुप्त का प्रभाव स्वीकार कर लिया। समुद्रगुप्त के प्रभाव और यश का सूर्य ऐसा चमका कि पड़ोस के विदेशी राजाओं ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनस्थ भाव से मैत्री संधि कर ली। इन विदेशी राज्यों में समुद्रगुप्त के वर्चस्व को स्वीकार कर 4 शर्तें मानी। जैसे पहला है आत्मनिवेदन, यानी गुप्त सम्राट के सामने स्वयं प्रस्तुत होना। दूसरा कन्योपायन, मैत्री को दृढ़ बनाने के लिए अपनी राजकुमारियों को गुप्त वंश में विवाह हेतु प्रस्तुत करना। तीसरा दान देना यानी उपहार भेजना। चौथा गरुड़ दंडात्मक, गुप्तों के गरुड़ चिन्ह से अंकित आज्ञा पत्रों का स्वीकार करना। इन शर्तों से मालूम होता है कि समुद्रगुप्त और पड़ोस के विदेशी राज्यों में बराबर का मैत्री संबंध नहीं था, बल्कि विदेशी राज्य समुद्रगुप्त के अधीन मित्र थे। और जिन विदेशी राज्यों ने ये शर्तें स्वीकार नहीं की वे थे देवपुत्र शाही, शाहा, अनुशाही जो कुषाणों की एक शाखा थी और केदार कुषाणों के नाम से जानी जाती थी, और पश्चिमोत्तर भारत में ये पेशावर यानी पुरुषपुर में राज्य कर रही थी। इसके बाद शकमुरुंड पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप थे। तीसरा सिंगल द्वीपवासी यानी लंकावासी, यहाँ का राजा था मेघवर्ण। और सर्वद्वीपवासी, इसका तात्पर्य दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य हिंदू उपनिवेशों से है। जावा के एक ग्रंथ के अनुसार वहाँ का इक्ष्वाकु वंशी राजा ईश्वर्यपाल स्वयं को समुद्रगुप्त का वंशज मानते थे। तो समुद्रगुप्त की विजय के 3 प्रमुख प्रभाव हुए। साम्राज्य स्थापना, उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसमें आर्यावर्त और मध्य प्रदेश प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थी। प्रभाव क्षेत्र की स्थापना, उसने प्रत्यक्ष साम्राज्य क्षेत्र की अपेक्षा उसका प्रभाव क्षेत्र कहीं अधिक बड़ा था। इसके अंतर्गत दक्षिणापथ और पूर्व और पश्चिम के सीमांत राज्य सम्मिलित थे। इन्हें समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। उसने इनसे अधीनता स्वीकार कराकर उन्हें मुक्त कर दिया था। तीसरा मैत्री क्षेत्र, समुद्रगुप्त के शौर्य से आतंकित होकर कुषाणों, शकों, लंका और अन्य द्वीपों के निवासियों ने उससे मैत्री संबंध स्थापित कर लिए थे। अब हम जानेंगे उसकी उपलब्धियों के बारे में, अन्य उपलब्धियों के बारे में। तो सबसे पहले आता है अश्वमेध यज्ञ। समुद्रगुप्त वास्तव में एक चक्रवर्ती सम्राट था। आपको मालूम है अश्वमेध यज्ञ कौन करता था? जो चक्रवर्ती सम्राट होता था। अपनी दिग्विजय के उपलक्ष्य में उसने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसके उत्तराधिकारियों के विलेखों में अश्वमेध का पुनरुद्धारकर्ता समुद्रगुप्त को कहा गया है, जो चिरकाल से बंद हो गया था। समुद्रगुप्त ने सोने के अश्वमेध शैली के सिक्के प्रचलित किए थे जिन पर यूप के सम्मुख अश्व को दिखाया गया है और लेख है उस अश्वमेध पराक्रमः उस पर अंकित है। अब हम जानते हैं उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में। समुद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसने उत्तरी भारतवर्ष के 9 राज्यों पर विजय प्राप्त कर अपने राज्य में मिला लिया। आटविक राज्यों को जीतकर दक्षिणापथ के 12 राज्यों पर अपना प्रभाव स्थापित किया। पूर्व और पश्चिम सीमांत के प्रदेशों को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया और विदेशी राज्य भी उसको महान सम्राट मानते थे। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी।
और उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में चंबल नदी तक विस्तृत था। समुद्रगुप्त की गौरवशाली विजयों के कारण ही वी.ए. स्मिथ उसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। कुछ अर्थों में समुद्रगुप्त नेपोलियन से भी महान विजेता था। नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में निर्णायक युद्ध से पराजित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उसका पतन हो गया था और निर्वासित जीवन उसने बिताने के लिए बाध्य होना पड़ा और अपने साम्राज्य को उसने छिन्न भिन्न होते हुए भी देखा था। लेकिन समुद्रगुप्त किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था। वह अंत तक केवल विजय ही विजय प्राप्त करता रहा और एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माता बना, जो कई पीढ़ियों तक विद्यमान रहा। अन्य सफलताओं के बारे में हम देखें, समुद्रगुप्त की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, साहित्य के क्षेत्र में विकास। समुद्रगुप्त एक कवि, इलाहाबाद प्रशस्ति से हमें ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने कविराज की पदवी भी ग्रहण की थी और उसने बहुत सारी शायद कविताओं की रचना भी की हो, लेकिन हमें कोई कविता उसकी प्राप्त नहीं होती है। वो विद्वानों का संरक्षक भी था। उसने अपने दरबार में कई विद्वानों को आश्रय दिया था, जैसे हरिसेन जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, असंग वसुबंधु असंग ने महायान सूत्रालंकार की रचना की, वसुबंधु ने अभिधम कोश नामक ग्रंथ की रचना की। उसकी साहित्य में भी रुचि थी। कला के क्षेत्र में हम देखें, संगीत कला के क्षेत्र में भी उसके शासनकाल में विकास हुआ। संगीत में क्योंकि उसकी असाधारण रुचि थी, संगीत कला की निपुणता में उसे नारद और तुम्बुरु के समकक्ष माना गया है। समुद्रगुप्त की ऐसी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिन पर वो गद्दी पर बैठकर वीणा बजा रहा था, तो अवश्य ही वो एक महान संगीतज्ञ था। मुद्रा कला में भी इस काल में विशेष उन्नति हुई, क्योंकि समुद्रगुप्त ने बहुत अधिक संख्या में सिक्के जारी किए, जिसमें उसका चरित्र और शासन प्रबंध के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। धार्मिक क्षेत्र में हम देखें तो वो हिंदू धर्म का अनुयायी था और उसके सिक्कों पर विष्णु देवता या गरुड़ के चित्र अंकित हैं, तो वह विष्णु का उपासक था और उसने हिंदू सम्राटों की भांति अश्वमेध यज्ञ किया। अन्य धर्मों के प्रति भी वो सहनशीलता की नीति का उसने पालन किया, किसी भी धर्म पर अत्याचार नहीं किया। समुद्रगुप्त महान विजेता, प्रतिभाशाली कवि, कुशल राजनीतिज्ञ, संगीतज्ञ और कला और साहित्य का महान संरक्षक था, जिसने धार्मिक सहनशीलता की नीति का पालन किया था। ये थी समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ।